करेंगे। नेशनलिज्म पर उन्होंने इस विषय का चुनाव क्यों किया ये तो वो खुद ही बताएंगे, किंतु मुझे लगता है कि ये आज एक बड़ी पावरफुल आइडियोलॉजी के रूप में 21वीं शताब्दी में पुनः उभरा है, और साथ में इसके कई रूप हैं, और वो जो रूप इनके इसके उभरे हैं वो उनको लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है या होगी, मुझे आशा है। किंतु यहाँ जो दीपक जी जो बात कहने वाले हैं उसके विषय में अभी फिलहाल तो वो सब हमें किसी को पता नहीं है वो किस एंगल से इस पर बात करेंगे, किंतु हम सब इसमें इसको अपने अपने जो हम अपनी बात कहेंगे उसमें इसे विस्तार दे सकते हैं। तो मैं अभी दीपक जी को इनवाइट करता हूं कि वो अपना जो है उद्बोधन शुरू करें। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आदेश हुआ है कि मैं जो विषय का चयन मैंने आज किया उसमें जो थोड़ी बहुत समझ मेरी बनी है वो मैं आप सब आलिम लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। ये एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि रिच संयोग है कि अध्यक्षता के लिए केएल सर ने आज कमल नयन सर का नाम लिया, क्योंकि जानते हैं कि आप इतिहास विज्ञ हैं और राष्ट्रवाद के बारे में आपने ठीक कयास लगाया कि इसके बारे में बात करना क्यों प्रासंगिक लगता है आज, क्योंकि ये एक निसंदेह बड़ा महसूस किया जाने वाला सत्य है आज के दौर का कि राष्ट्रवाद को लेकर के पुनः जो उथल पुथल मचनी शुरू हुई है, यानी कि इतिहास की दृष्टि से हम ये देखें तो राष्ट्रवाद अपने आप में एक चीज रहा है। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कैसे क्या परिवर्तित रूप उसके आते गए, ये सारी की सारी बातें इतिहास के अध्ययन का क्षेत्र तो हैं ही। उसके अतिरिक्त संदर्भ की भावना के अनुरूप हमको प्राय संप्रत्ययों के ऊपर कुछ चर्चा करने की, कुछ विचार करने की जिज्ञासा होती है। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो दोबारा एक नेशनलिज्म को लेकर के पूरे वर्ल्ड में, विश्व पटल पर, ये सिर्फ यहां की या वहां की बात नहीं है, राष्ट्रवाद को लेकर के और इसके जो एक विरोधी स्वर शुरू हुआ है अभी हाल के दिनों में, और ये विरोधी स्वर भी बिल्कुल एक नवीन उत्पत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद का विरोध या राष्ट्रवाद की अवधारणा का विरोध पहले नहीं होता रहा हो। तो आज नए सिरे से ये डिबेट क्यों जागृत हुई है, इसको लेकर के मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। यदि हम ये देखें कि राष्ट्रों का निर्माण, राष्ट्रों की उत्पत्ति तक हम पहुंचते कैसे हैं, अगर हम 2-3 लाइनों में इसका खाका खींचने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य के यानी कि मनुष्य रूप में अवतरण के साथ ही अनेक प्रकार की सामूहिकताएं शुरू होती हैं, और हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके से, बहुत सारे विद्वानों का ये मानना होने लगा कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल मैन है, बायोलॉजिकल मैन है, और निश्चित रूप से वो पहले आता है और उसके बाद उसकी की हुई कृतियां, उसके आर्टिफैक्ट्स, उसके द्वारा बनाए हुए समूह, संस्थाएं, मान्यताएं बाद में आती हैं। लेकिन कुछ विचारकों का ऐसा भी मानना है कि ऐतिहासिक मनुष्य, यानी जहां से मनुष्य का इतिहास शुरू होता है या इतिहास चेतना शुरू होती है, वो स्वयं अपने आप में किसी संस्कृति की देन होता है। यानी कुछ विद्वान संस्कृति और इतिहास को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए, कोई भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किसी साइमल्टेनियस कल्चरल डेवलपमेंट के अभाव में नहीं होता। खैर, ये प्रश्न हमारे लिए, सिर्फ मैंने कहा कि एक बेसलाइन के रूप में मैंने इस प्रसंग को रखा है, ये मूल चर्चा का विषय नहीं है। जो भी हुआ हो इतिहास में, मनुष्य ने अपने कबीले बनाए, समाज बनाए, अपनी उसने फ्यूडल सोसाइटीज बनाई, उसने
अपने आप के लिए ताकत और समूह की ताकत इकट्ठा की, और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि मनुष्य के साथ रहने की भावना, मनुष्य की सामूहिकता उसको राष्ट्र और अंतरराष्ट्रवाद तक ले जाती है। हम इंटरनेशनलिज्म के दौर तक आ पहुंचे। ये साथ रहना, एक एकांगी मनुष्य से लेकर के इंटरनेशनल स्तर तक के समझौते बनाना मनुष्य की विकास यात्रा को दर्शाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ में एक दूसरा पहलू भी, और मैं क्या मतलब, ये किसी के समझने की बात नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि मनुष्य का जीवन इस दृष्टि से बड़ा विरोधाभासी भी है कि जहां पर आपने अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने कबीले, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज, अपने राज्य का निर्माण किया, वहीं आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति भी हावी रही जिसमें आपने सभ्यताओं के निर्माण के साथ साथ विनाश के सामान भी संजोए। आपकी यदि उपलब्धियां रही हैं एक तरफ, तो आपने युद्ध की विभीषिकाओं में भी स्वयं को ढकेला है। आपने धर्म और अध्यात्म का विकास किया है, तो दूसरी तरफ आपने बहुत ज्यादा सैंग्विनरी वर्ल्ड, खून खराबा देखा है। यदि आपने लिबर्टी और फ्रीडम के आदर्श तैयार किए हैं, तो वहीं आपने दासता, दमन, शोषण, आतंकवाद जैसी बहुत सी चीजों को जन्म दिया है। आपने यदि कला, विज्ञान, सृजन, ये सारी की सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो आज आप सभ्यता के उस दौर पर पहुंच गए हैं या बैठे हैं कि क्लिक ऑफ द माउस से जितनी देर में हम कनेक्ट होते हैं उतनी देर में पूरी पृथ्वी का कई बार विनाश हो सकता है। तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है? मनुष्य यदि साथ रहना चाहते हैं तो ये विरोधाभासी बातें क्यों चलती हैं? अब इसके जो उत्तर हैं वो साहित्यकारों ने अपने तरीके से देखे हैं, इतिहासकारों ने अपने तरीके से देखे हैं, और दार्शनिकों ने भी देखे हैं। समाज विज्ञानियों की, राजनीति शास्त्रियों की, सबकी बात छोड़िए, सब लोगों ने मिलजुल करके काफी सारी चर्चा की। लेकिन ये चर्चा हमें यह स्वीकार करना होगा कि अपने आप में किसी हद तक बड़ी थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम निकाल नहीं पाए। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के नाम पर जो आपके प्रयास हैं, प्रमुख प्रयास हैं, उसमें आप ये कहते हैं कि भाई आपने बात शुरू होती है प्राचीन समझौतों से, जहां पर क्रूसेड्स लड़े गए, और उसके बाद के समझौते हुए, या ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात करते हैं आप 1648 के आसपास, जहां पर आपने ये कहा कि भाई हमारे को ये 30 साल से जो यूरोप युद्ध लड़ रहा है इसको समाप्त कर दें, या लीग ऑफ नेशंस की बात करते हैं, या आज आप यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, जहां से मैं बात अपनी वस्तुतः प्रारंभ करना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस क्या चीज है। यूनाइटेड नेशंस, जिसको कौमी इत्तेहादा कहते हैं, तो एक ट्रांसलेशन हमको ये दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूं कि मेरी वाणी, मेरी आवाज उस तरफ कमल नयन सर ठीक से आ रही है? क्या मैं ठीक से ऑडिबल हूं वहां? मेरी आवाज उधर ठीक से आ रही है? कोई जना बता दें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं सोच रहा हूं कि मैं नहीं, वो सबका माइक बंद कर रखा, आवाज नहीं, मतलब आवाज आ रही है ना मेरी? मैं हाँ, बस आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, बस ठीक है, मैं ये बहुत बढ़िया जी। तो यूनाइटेड नेशंस क्या चीज है? हम हल्का सा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें तो ये बहुत सारे नेशंस हैं जो यूनाइट हुए हैं। और यूनाइट नेशंस क्यों हुए हैं, क्या पर्पस है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमको बता देंगे, हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं। सवाल ये है कि ये नेशंस हैं और नेशंस का क्या मायने है। और यूनाइटेड नेशंस में आज इस तरीके की बहस अपने आप को प्रासंगिक पाती है कि नेशंस की अवधारणा वास्तव में स्वागत योग्य अवधारणा है या आलोच्य अवधारणा है, या कहीं हद तक तो ये तक बात होती है कि त्याज्य अवधारणा है। तो ये जो नेशंस की अवधारणा है, इसको लेकर के जो तमाम तरीके की चीजें उत्पन्न हुई, और हम ये देखते हैं कि विभिन्न देशों में जो अभी हाल में बातें चली, जो अनरेस्ट हैं, उसमें नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद अपने आप में बड़ा एक डिबेट का मुद्दा बनकर के उभरता है। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम
अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारी जिसको कहना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम को देख करके, जिसको हम इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, है ना। हम बड़े हमारे तिरंगे में गर्व महसूस करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे, हमारी इंडियन नेशनल आर्मी बनी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मतलब इनन्यूमरेबल चीजें हैं जो हमारे नेशन से जुड़ती हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को आज भी हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। और दूसरी तरफ हम नेशन की अवधारणा से कुछ गुरेज करने वाले स्वरों को भी उभरता हुआ देखते हैं। तो मैं इस विषय में 3 प्रमुख प्रश्न उठाना चाहता हूं। पहला तो प्रश्न यह है, मैं इस चीज को अगर थोड़ा सा प्रसंगवश रख रहा हूं, मैं इस चीज के चरित्र के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज हमको यह स्वर सुनाई देता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, या दूसरी तरफ हम आज भी इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी भी टीवी पर आपको ये इनक्रेडिबल इंडिया जैसा स्लोगन सुनाई दे जाएगा, या आपको जिसको एक पक्ष ये कहता है कि ये सरकारों की चाल है, ये सिडेशन के चार्जेस लगाती हैं, और दूसरी तरफ एक समूह है जो महसूस करता है कि नहीं, राष्ट्र को तोड़ने की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कोई एक बड़े प्रासंगिक समूह है इस तरीके के जो राष्ट्र की अवधारणा को चैलेंज भी कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि हाउ हैज द वर्च्यू ऑफ वर्क टाइम जनरेटेड इनटू अ वाइस। एक समय जब आप किसी चीज को इतना ऊंचा आदर्श मानते थे, तो आज इसको किसी बुराई के साथ में जोड़ करके किस प्रकार देखा जाने लगा है। क्या कारण बने हैं, क्या स्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से हम राष्ट्रवाद को एक बुरी चीज, एक हे चीज की तरीके से भी देखने लगे हैं। Is the opinion against nationalism merely an ideological gimmick by some interest groups to counter the arising unity and strength of nation? जो राष्ट्रवादी किस्म के लोग हैं, मतलब अब ये वादों में हमने लोगों को डिवाइड कर दिया है, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं, एक पक्ष इसका ये कहता है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि राइटिस्ट का पक्ष है, वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, आपको क्योंकि राष्ट्र की उन्नति, आपके जो हिडन एजेंडा है, आपके जो हिडन इंटरेस्ट हैं वो कुछ और हैं, तो आपको राष्ट्र की स्ट्रेंथ, आपको उसकी राइजिंग पावर, आपको उसकी कंसोलिडेरिटी, आपको उसकी स्टेबिलिटी, आपको उसकी माइट क्योंकि हजम नहीं हो रही है, तो आप इस प्रकार की चीजें बुन रहे हैं, इस प्रकार की चीजें चुन रहे हैं जिससे कि राष्ट्र की अवधारणा संकट में आए। वो ये कहते हैं कि आपका विरोध मूलतः सरकार से है, आपका विरोध मूलतः जो इस वक्त सत्ता में है उन लोगों से हो सकता है, आपका विरोध उन लोगों से हो सकता है जिनको चैलेंज करके आप सत्ता से हटा नहीं सके, लेकिन आप ये करने की आड़ में, क्योंकि ये आप कर नहीं सकते, तो आपने हर चीज को, सरकार के विरोध को राष्ट्र का विरोध बनाना शुरू कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है। ऐसा एक प्रासंगिक पक्ष है। दूसरा यह है, नेशनलिज्म इज ब्रिंगिंग अबाउट सम रियल एंड वेरी सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंटीग्रिटी थ्रेटनिंग चेंज इन द वेज पीपल एक्चुअली थिंक एंड बिहेव। दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि देखिए, ये जो राष्ट्रवाद की बलवती अवधारणा है, या जो गेन कर रही है इस वक्त, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पहले से ज्यादा गेन कर रही है, या कुछ पॉज का समय आया था और अब राष्ट्रवाद वापस, मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, वापस प्रभावी होने लगा है, तो इसके अंदर छिपा हुआ कोई ऐसा एजेंडा है जो लोगों को आपस में तोड़ रहा है, जो लोगों की एकता को नुकसान पहुंचा रहा है, जो लोगों का एक फैब्रिक है, जो हमारी कम्युनल फैब्रिक है, या जो हमारी इंटीग्रिटी है, या जो हमारा कोहिजन है सोसाइटी का, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। और क्योंकि ऐसे प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं इस राष्ट्रवाद के नाम पर, अतः राष्ट्रवाद अपने आप में आलोच्य विषय या आलोचना का विषय बन जाता है। ऐसा दूसरा एक प्रासंगिक पक्ष है। और तीसरी बात क्या है जो मैं प्रश्न यहां पर सबके सम्मुख रखना चाहता हूं,
Was nationalism a political expedient suited only to a specific period of world history? जब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यूरोप के राष्ट्रवाद से हम भली भांति परिचित हैं, और एक समय ऐसा था जब राष्ट्रवाद के विरोध में बात सोचना या करना अपने आप में एक अनैतिक मनुष्य या अधूरा मनुष्य होने की बात समझी जाती थी। वो ये कहते थे कि आप इस चीज को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो उस दौर से लेकर के चली आ रही एक परंपरा को, एक सोच को, एक विचार में क्या ऐसा लगता है अब हमें विश्व पटल पर और खासतौर से भारत की स्थितियों में कि राष्ट्रवाद किसी समय के लिए उपयुक्त चीज थी और आज अब इसकी प्रासंगिकता बची नहीं है, और हमको करना क्या चाहिए कि हमको राष्ट्रवाद को लांग करके उससे आगे किसी नई चीज की तरफ चले जाना चाहिए। राष्ट्रवाद एक पुराने जमाने की और अब अप्रासंगिक हो चुकी चीज है। ये 3 सवाल मैं मूल रूप से उठाना चाहता हूं, जिसमें से पहले 2 तो तथ्य के रूप में हमारे सामने हैं, और तीसरे सवाल के बारे में मैं यह समझता हूं कि थोड़ा सा इवैल्यूएटिव इन नेचर है कि हम राष्ट्रवाद के विरोध से हमारा तात्पर्य क्या है, क्या हम उससे बेहतर, उससे आगे किसी तरफ जाना चाहते हैं, या जहां पर हम हैं उसे हमको छोड़ देना चाहिए। तो हम ये देखें कि राष्ट्रवाद को, इनमें से किसी भी चीज का निर्णय करने के लिए हमको राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझना पड़ेगा, और समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले ये देखें कि राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या रही है विगत पास्ट में, जो कमल नयन जी का क्षेत्र है। दूसरा ये देखें कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं राष्ट्रवाद के फॉर या अगेंस्ट, उनको इवेल्युएट करने की कोशिश करें। भाई आप ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद नुकसान पहुंचा रहा है तो किस तरीके से, और अगर आप ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद अच्छी चीज है और इसका स्वागत होना चाहिए और इसको और ज्यादा प्रभावी रूप से हमें अंगीकार करना चाहिए, तो आप उसके आर्ग्यूमेंट्स दें, यानी कि जो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और तीसरा ये है कि हम इन आर्ग्यूमेंट्स की आपस में तुलना करें, फॉर और अगेंस्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं राष्ट्रवाद के पक्ष में और राष्ट्रवाद के पक्ष में, और फिर ये देखें कि यदि हमको ये लगता है कि राष्ट्रवाद जब भी था, जहां भी था और जैसा भी था वो आलोचना का विषय ही बनता है, तो उससे बेहतर किसी विकल्प की बात करें और यह बताएं कि नहीं देखिए, राष्ट्रवाद तो अपने अभ्युदय के समय से ही, अपने उद्भव उत्पत्ति के समय से ही एक ईवल कॉन्सेप्ट था। तो हम ये ढूंढें, ये बताएं, या जो लोग ये सोचते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए था, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो बताएं कि राष्ट्रवाद के अतिरिक्त कौन सी चीज होनी चाहिए थी उस समय। और उस समय की बात छोड़िए, यदि वो इतिहास में चली गई, आज राष्ट्रवाद से बेहतर चॉइस या ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इतनी बात करने के बाद में हम ये देखें कि राष्ट्रवाद का उदय किस अवधारणा से, कैसे कैसे इस अवधारणा ने आकार लेना शुरू किया। वेदर द नेशंस आर द कंस्ट्रक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, 2 मत मिलते हैं इस बात को लेकर के। एक मत ये कहता है कि देखिए, राष्ट्र तो प्रदत्त थे, राष्ट्र तो पहले से बने हुए थे, आपकी सामाजिक, ऐतिहासिक, आपकी सांस्कृतिक चेतना ने बाद में उसको देखना शुरू किया। आपके पास में जब चेतना भी नहीं थी राष्ट्र की, राष्ट्र एक तथ्य के रूप में उपस्थित थे, विद्यमान थे, आपने केवल अपनी चेतना से उनको पहचानना शुरू किया है। और दूसरा मत यह कहता है कि नहीं देखिए, राष्ट्र जैसी कोई चीज होती नहीं है, वस्तुतः वो आपने बनाए हैं, यानी कि मनुष्य को पहले से दिए हुए नहीं हैं। मनुष्य ने समझौतों से, अपनी समझ से, अपनी सुविधा के लिए, अपने एक बेहतर जीवन के लिए राष्ट्र का निर्माण किया है। उन लोगों का यह मानना है जो ये कहते हैं कि राष्ट्र पहले से थे, वो ये कहते हैं कि देखिए, राष्ट्रवाद क्या करता है, आपकी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करता है। वो होता तो पहले से, आपके पास उसकी चेतना नहीं होती, और यह चेतना, राष्ट्रीय चेतना, अनुकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। राष्ट्र भी है, आपका राष्ट्र है, आप राष्ट्र के सदस्य हैं, लेकिन आप पहचानते नहीं हैं, एक मत कह रहा है। और वो ये कह रहा है कि जब अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब आप अपनी राष्ट्रीयता को पहचानते हैं या आप राष्ट्रवाद को अंगीकार करते हैं। वो अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं, फिर वो इतिहास में डिबेट का विषय हो सकता है कि जब आप बाहरी लोगों के द्वारा चैलेंज किया जाए, आपकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया जाए, इंपीरियलिज्म की, कॉलोनियलिज्म की, एक्सप्लॉयटेशन की, ये सारी की सारी बातें वहां होती हैं।
इस चीज को देखते हुए हम यदि यूरोपियन इतिहास की बात करें तो ये धारणा स्वीकार करके चलने वाले लोग, इनमें एक मैजनी का नाम से इतिहास के लोग तो कम से कम खास तौर से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, उसने कहा कि देखिए ये जो आपका राष्ट्र है ये ईश्वर ने आपको दिया है और ये ईश्वर की इच्छा थी कि जो आपके राष्ट्रीय जो भाई बहन हैं, आपका राष्ट्र जिन लोगों से बना है वो आपके भाई बहन, आपके स्वजन के रूप में ईश्वर ने आपको उस जगह पर रख करके दिए हैं। और आपकी ईश्वर के प्रति आस्था ये कहती है कि आप अपने राष्ट्र का पोषण कीजिए, उसको पल्लवित कीजिए, उसको स्ट्रांग कीजिए। मैजनी केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं रहे, उसने यंग इटली से फिर यंग यूरोप तक की यात्रा की, लेकिन कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि व्यक्ति को राष्ट्र को पीछे छोड़ देना चाहिए या राष्ट्रवाद को छोड़ करके वो अंतरराष्ट्रीयवाद की तरफ चला गया हो। मैजनी ने सदैव यह स्वीकार किया कि हर एक आदमी की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो राष्ट्र के माध्यम से ही पूरी कर सकता है। हेगेल की बात तो बड़ी सर्वविदित है ही कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। वो तो ये कहता है कि आपका जो राज्य है वो तो ईश्वर स्वयं विचरण कर रहा है। फिक्टे जो एक मतलब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं अलग अलग के फिलोसोफर्स भी इसमें किस हद तक शामिल और कैसे कैसे फिलोसोफर्स शामिल हैं। फिक्टे ने कहा द पायोनियर्स एंड द मॉडल्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द मैनकाइंड टू हैव कैरेक्टर एंड टू बी जर्मन अनडाउटेडली मीन दी सेम। यानी कि फिक्टे जैसा जो दार्शनिक है वो जर्मन रेस को इतना सुपीरियर बता रहा है और राष्ट्रीय सुपीरियरिटी की बात हो रही है। बहुत पहले 1305 से 7 के बीच में एक पायरे ड्यूबॉइस नाम के व्यक्ति ने यह कहा कि यदि आप फ्रेंचमैन नहीं हैं तो आपका मानव जन्म ही बेकार है। आप जो श्रेष्ठ लोग हैं वो फ्रेंच लोग हैं और यदि फ्रेंच लोगों की सभ्यता और संस्कार दुनिया नहीं सीखती है तो उनको वो कभी भी पूरी तरीके से अपने आप को मनुष्योचित अस्तित्व अपना सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये जो अपने आप में राष्ट्र की धारणा रही जिसमें जातियों की श्रेष्ठता की बात की गई, इसको टेक्निकली आज के लिटरेचर में एथनो नेशनलिज्म या एथनिक नेशनलिज्म कहते हैं। एक प्रकार नेशनलिज्म का यह है जिसको हम अब एथनो को मैं समझता हूं कि शायद जातीय या संजातीय कहीं पर शब्द मिलता है। इसको मैं मतलब हिंदी शब्द के बारे में पूरी जमानत से बात नहीं कर सकता, लेकिन इसको अंग्रेजी में एथनो या एथनिक नेशनलिज्म कहते हैं। ये दो तरीके के रूप लेता है। एक तो वो मैजनी वाला रूप जिसमें उसने ये कहा कि नहीं ये तो देखिए ईश्वर की कृति है और ईश्वर ने आपको राष्ट्रीयता दी है, और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं ईश्वर को नहीं भी मानो आप, लेकिन आपको जातियों की सुपीरियरिटी को मानना पड़ेगा, जैसा ड्यूबॉइस की बात की या फिक्टे की बात की। तो वो ये कहते हैं लेकिन किसी भी स्थिति में हम ये मान करके चलते हैं कि एथनो नेशनलिज्म साझा सांस्कृतिक विरासतों पर, मूल्यों पर बल देता है और वो ये कहता है कि ये सारी की सारी चीजें आपको प्री एथनिक सोसाइटी से, यानी कि जहां तक आपके इतिहास की समझ जाती है उससे पहले जो आपके इतिहास से पहले की जो जातियां थीं या जो लोग थे, आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने आपको ये दी हैं। ये आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी, आपकी एक सामूहिक पहचान बनती हैं। ये आपको एक साझा मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करती हैं। ये आपकी एक लिंग्विस्टिक हेरिटेज का हिस्सा हैं। और आप जो भी हैं, आज के जो भी राष्ट्र हैं, वो मूलतः उनका जो आलंबन है, वो जिस पर टिके हुए हैं, जो उनका जो सबस्ट्रेटम है, वो प्री एथनिक सोसाइटीज हैं। और ये प्री एथनिक सोसाइटीज वास्तव में, इसके लिए इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं जस सैंग्विनिस। जस सैंग्विनिस का मतलब क्या है कि आपका राष्ट्र उन लोगों से निर्मित होता है जिनसे आपका खून का रिश्ता है। ये वाली बात आज की साइंटिफिक दौर में भी होती है कि उसकी डीएनए की बात करते हैं, आप ट्रेस करते हैं, आप बहुत सारी चीजें तलाशने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए जिनसे आप खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं वो वास्तव में आपके राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और जो शेष लोग हैं जो इस फोल्ड के अंदर नहीं आते हैं वो आपके राष्ट्र का हिस्सा नहीं होते। दूसरी एक बड़ी प्रासंगिक अवधारणा जो इसके विपरीत दिखाई पड़ती है उसको हम आज के दौर में, आज के लिटरेचर में सिविक नेशनलिज्म कहते हैं।
सिविक नेशनलिज्म को मैं समझता हूं कि यदि ट्रांसलेट करने का प्रयास करूं, आप लोग मुझे इसमें दुरुस्त कर देंगे, राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रकार के राष्ट्रवाद की बात हम कहें कि सिविक नेशनलिज्म वाले लोग क्या कहते हैं कि राजनीतिक रूप से या सहमति से या आपकी इच्छा से, वॉलंटरीनेस की बात है कि राष्ट्र का निर्माण होता है किन्हीं एथनिसिटी से नहीं होता है। इसमें कोई प्री एथनिक सोसाइटीज इन्वॉल्व नहीं है। आप एज अ मनुष्य मिलजुल करके क्या व्यवस्था करते हैं, क्या समझौता करते हैं, राष्ट्र मनुष्यों के समझौते की देन है, कोई प्री गिवन चीज नहीं है। लॉ ऑफ सॉइल, भूमि का नियम, जिसको इन्होंने जस सोली कहा कि भूमि का नियम मान्य होता है, जाति का नियम मान्य नहीं होता है। राष्ट्र दैवीय नहीं होते बल्कि मानवकृत होते हैं, कृत्रिम होते हैं और राजनीतिक समझौते का परिणाम होते हैं। राष्ट्र केवल मानसिक बिंब होते हैं। देखिए, इससे आगे जाकर के जो और एक बड़ी रेडिकल बात जो सिविक नेशनलिज्म वाले लोगों ने की और बड़ा इसका साहित्य प्रखर है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, राष्ट्र एक्चुअली कुछ होता ही नहीं। ये राष्ट्र वास्तव में एक भ्रम है, ये केवल मानसिक बिंब है। आपने विचार कर लिया है कि राष्ट्र जैसी कोई चीज है और आप उसके सदस्य हैं। राष्ट्र आपके मानसिक बिंब से अधिक कुछ है ही नहीं, वो कोई वास्तविक समुदाय है ही नहीं। राष्ट्र काल्पनिक समुदाय होते हैं। वो क्या करें, दे आर दी इमेजिन्ड कम्युनिटीज, दे आर नॉट रियल कम्युनिटीज। लोग स्वयं को इन समुदायों के सदस्य के रूप में देखते हैं। ये सिविक नेशनलिज्म वाले लोग बात कहना शुरू करते हैं। वो उसको आर्टिफैक्ट से लेकर के, उसको कृत्रिम निर्माण से लेकर के कहां तक ले जाते हैं, उसको एक इमेजिनेशन में ले जाकर के उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि राष्ट्रवाद क्या है। अब दो ध्रुव विरोधी मत कहना चाहिए कि सामने है, तो राष्ट्रवाद की फिर कोई परिभाषा है क्या? राष्ट्रवाद की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। आप कहेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आप डिक्शनरी में जाकर के देखने की कोशिश करेंगे, तो डिक्शनरीज आर एक्चुअली नॉट डिफाइनिंग, दे आर डिस्क्राइबिंग और डिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू समबडी और समवेयर, सम एरा। वो इतिहास के किसी पक्ष को सामने रखेंगे कि देखिए उसने राष्ट्रवाद के बारे में ये कहा, या इस दौर में राष्ट्रवाद की ये समझ थी, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट इतिहास में एज अ कॉन्सेप्ट राष्ट्रवाद की कोई सर्वमान्य अवधारणा हमारे पास में नहीं है। अब राष्ट्रवाद की कोई सर्वमान्य अवधारणा नहीं, मैं कहना चाहूंगा राष्ट्रवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हमारे पास में नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? फिर मतलब ये सारा का सारा जो झमेला हो रहा है, इसको हम केवल एक इमोटिव, एक पैशंस की का द्वंद्व माने, या हम ये कहें कि इसके बारे में कोई सार्थक बात हो सकती है या किसी तरीके से इसमें कोई सार्थक पहलू ढूंढा जा सकता है। उसका एक तरीका क्या नजर आता है कि हम एक टेंटेटिव कहें कि मतलब हम एक काम चलाओ जिसको के बाद में सुधारा जा सकता हो जिसकी जरूरत पड़े तो, लेकिन टेंटेटिव काम चलाओ, लेकिन सामान्यतया मान्य लक्षणों की बात करें कि हम राष्ट्रवाद के कुछ लक्षण क्या हम गिन सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी चुन सकते हैं जिसको कि हम कहें कि इस आधार पर हम एक खाका खींच सकते हैं राष्ट्रवाद का। यह खाका संशोधनीय है। व्यक्ति एक समुदाय के रूप में सामान्य ऐतिहासिक और पारंपरिक मूल्यों के द्वारा एकीकृत हैं तथा उन्हें राजनीतिक एकीकरण द्वारा राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ये एक बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है राष्ट्रवाद के चरित्र या लक्षण के रूप में। राष्ट्र एक राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय है। देखिए क्या काम कह रहे हैं वो, जो एथनिक लोग कह रहे थे या एथनिक नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, उनके विपरीत क्या कह रहे हैं ये, राष्ट्र एक राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय है और राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो राष्ट्र को राजनीतिक संगठन का केंद्रीय सिद्धांत स्वीकार करती है।
कंडीशन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है राजनीतिक संगठन। यदि राजनीतिक रूप से लोग संगठित नहीं है तो संभवतया वो, जो कि एक मान्य अवधारणा है, तो वो शायद राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र एक समान उत्पत्ति, भाषा और परंपरा वाले व्यक्तियों का एक विशाल समूह है जो कि एक राजनीतिक अस्तित्व के रूप में प्रस्तुत होता है। यहां बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि हमारी आज की, मैंने मेरे कुछ पॉलिटिकल साइंस के विद्वान लोगों से भी इस बारे में जब मैं विचार कर रहा था तो सीखने की कोशिश की, और सरप्राइजिंगली, मतलब मैंने पहले भी निवेदन किया कि एक अच्छी बात है कि कमल नयन जी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने इतिहासकारों से पूछा और मैंने राजनीति वालों से पूछा, तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई उनके लिए पॉलिटिकल एलिमेंट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ये कहते हैं कि इट इज अनइमेजिनेबल टू थिंक ऑफ अ नेशन। राष्ट्र की कल्पना बगैर राजनीति के एलिमेंट के करना ही करीब करीब असंभव है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, ये फिर आज की बात हो गई, आज की एक टेंटेटिव अवधारणा की बात हो गई। क्या इस बारे में कभी लोगों ने विचार किया है? क्या कभी किसी ने ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की कि राष्ट्र क्या होता है, या क्या चीजें हैं तो आप राष्ट्र की बात करेंगे और क्या चीजें नहीं हैं तो आप राष्ट्र की बात नहीं करेंगे? एक अर्नेस्ट रेनिन नाम के फ्रेंच दार्शनिक हुए। अर्नेस्ट रेनिन ने 1882 में एक पुस्तक लिखी। मैं समझता हूं पुस्तक तो क्या होगी, वो शायद मोनोग्राफ होगा। उन्होंने बहुत सारे, मतलब धर्म के इतिहासों पर ज्यादा बातचीत की, लेकिन उन्होंने व्हाट इज नेशन नाम की एक रचना लिखी और उन्होंने ये कहा कि मैंने जितना देखा है, जाना है, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि सामान्य लक्षणों को एकत्रित करें, तो 1882 में वो ये कह रहे हैं कि भाई 5 प्रकार की बातें ये बताई जाती हैं जो कि राष्ट्र का आधार बनते हैं या राष्ट्र के एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं, कि जो यदि नहीं है तो राष्ट्र की बात नहीं की जा सकती। और वो इन चारों का ही एक जबरदस्त क्रिटिसिज्म, आलोचना प्रस्तुत करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, आप जिन चीजों से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं वास्तव में वो राष्ट्र के आवश्यक अंग हैं ही नहीं। वो 5 चीजें जो अर्नेस्ट रेनिन ने 1882 में देखी, वो क्या थी? पहली चीज है रेस। और अर्नेस्ट रेनिन ने रेस को और डायनेस्टी को एक साथ मिलाकर के स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ लोग ये बताते हैं कि जातियां जो होती हैं उनसे राष्ट्र के निर्माण होते हैं। हम सुनते भी हैं, अरब जाति और अरब राष्ट्रों की बात सुनते हैं, हम मंगोल जाति और मंगोल राष्ट्र की बात सुनते हैं, या हम और दूसरी आर्यन जाति और उनके राष्ट्रों की बात सुनते हैं। तो वो ये कहते हैं कि देखिए, एक आम समझ ये है, एक आम धारणा ये है कि जातियों से, रेस को जाति कहेंगे मेरा ख्याल है, क्या कहेंगे, कि रेस से निर्माण होता है। दूसरा, कुछ लोगों का मानना ये है, उनके सर्वे के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि नहीं, देखिए, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक हेरिटेज होनी चाहिए लैंग्वेज की। एक हमारे पास में पुरातन से लेकर के और आकार लेती हुई लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन सेम लैंग्वेज जहां शेयर की जाती है वहां राष्ट्र का निर्माण होता है। तीसरी बात जो हमको आज के दौर में और बहुत ज्यादा प्रासंगिक नजर आती है, वो ये कहते हैं कि लोगों का ये मानना है कि राष्ट्र का निर्माण इतना ना तो जाति से होता है, ना इतना भाषा से होता है, बल्कि धर्म के आधार पर होता है। एक धर्म के लोग एक प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और फिर एक ऐसी बात जो कि उस वक्त इतनी ज्यादा प्रकट नहीं थी, उन्होंने कहा कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। आप छोड़िए कि जाति राज्य बनाएगी, राष्ट्र बनाएगी, आप छोड़िए कि भाषा राष्ट्र बनाएगी, आप छोड़िए कि धर्म राष्ट्र बनाएगा, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ी सी जो मर्केंटाइलिस्ट टेंडेंसीज उस वक्त शायद पैदा होनी शुरू हुई होंगी, उसकी वजह से एक धारणा ये सामने आई कि कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट से राष्ट्र का निर्माण होता है, या कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट राष्ट्र का एक आवश्यक घटक है। और 5वीं बात, ज्योग्राफी या टेरिटरी की क्षेत्र, भूमि, ये चीजें मिलकर के
राष्ट्र का निर्माण करती हैं। ये सभी या इनमें से कोई ना कोई एक तो इसेंशियल घटक के रूप में राष्ट्र के हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि इनमें से कोई सी भी चीज वर्तमान विद्यमान नहीं है तो फिर राष्ट्र की अवधारणा खोखली अवधारणा है। इन्होंने इन सारी की सारी अवधारणाओं के ऊपर काफी चर्चा की, इनकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि देखिए, जातियों से राज्य नहीं बनता है। जातियों ने राज्य मान लीजिए बनाए भी तो फिर वो जातियों तो हट गई, वो वंश तो हट गए यदि वंशों ने राज्य बनाए। हम बोर्बोन डायनेस्टी की बात करते हैं फ्रांस में, या हम और जर्मनी की कुछ या इटली की जातियों की बात हम करते हैं। हम भारत में ये देखते हैं कि जातिगत अवधारणाएं रही हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वंश जो हैं वो बनाते हैं लेकिन वंश मिट जाते हैं और राज्य चलते रहते हैं, तो वंश तो कोई आवश्यक चीज नहीं है। तो विरोध यह किया गया कि देखिए, वंश भले ही हट जाते हो लेकिन एक ही जाति के अंदर अनेक वंश हो सकते हैं। एक वंश को हटा करके दूसरा वंश राज्य सत्ता पे अधीन हो जाता है और राष्ट्र उससे चलता रहता है। यानी कि जाति फिर भी नहीं जाती, वंश भले ही बदल जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात रीनन ने उस वक्त खोजी और आज के साइंटिस्ट इस चीज को स्वीकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए, जाति अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है। आप जिसको शुद्ध जाति कहते हैं, शुद्ध जाति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जितनी भी जातियां हैं, आप किसी को उठा करके देख लीजिए, आप उनकी, रीनन ने उस टाइम डीएनए की बात नहीं की, आज के वैज्ञानिक की बात करते हैं, ये जातियां आपस में मिश्रित हैं। शुद्ध जाति जैसी कोई चीज होती ही नहीं। उन्होंने कहा द क्रक्स ऑफ द रेस आर्ग्यूमेंट रेस्ट्स ऑन एन एंथ्रोपोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग। ये एंथ्रोपोलॉजी की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर आर्ग्यूमेंट बेस्ड है। और फिर उन्होंने ये कहा कि वो राज्य या वो राष्ट्र ज्यादा समृद्ध या उच्च स्तरीय राष्ट्र हैं जहां पर जातियां मिक्स प्रकार की पाई जाती हैं। तो इसलिए आप जाति की बात छोड़ दीजिए, वंश की बात आप छोड़ दीजिए। फिर प्रश्न उठता है, तो क्या भाषा के बारे में हम विचार करें? तो बहुत सीधा सा एक कॉमन सेंस आर्ग्यूमेंट है कि बहुत से देश या राष्ट्र ऐसे हैं, भारत उसका एग्जांपल है, कि जहां पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारे अलग अलग राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर एक ही भाषा बोली जाती है, फॉर एग्जांपल अंग्रेजी, लेकिन वो अपने आप में अलग अलग राष्ट्र होते हैं। तो भाषा का और राष्ट्र का भी कोई ऐसा इनवेरिएबल संबंध नहीं है। और यही बात रिलीजन के ऊपर भी लागू होती है। एक ही देश में बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हो सकते हैं और बहुत से देशों में एक ही धर्म के मानने वाले लोग हो सकते हैं। बहुत सारा अरब वर्ल्ड के अंदर सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। आज कहते हैं कि देयर आर 56 मुस्लिम कंट्रीज, बट दे आर डिफरेंट कंट्रीज। आप उसको यदि ये भी कहना चाहें कि नहीं, देखिए उनके धर्म के सेक्ट्स हैं, फिर भी आपको ऐसे बहुत से देश मिल जाएंगे जो एक ही धर्म को मानते हैं लेकिन फिर भी वो अलग अलग राष्ट्र हैं। इसके विपरीत एक दूसरी बात यह है कि जो विपरीत धर्मी देश हैं उनके संबंध प्राय, उन राष्ट्रों के संबंध प्राय उन राष्ट्रों के आपसी संबंध से ज्यादा अच्छे पाए गए हैं जिनके अंदर एक ही धर्म विद्यमान रहता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल हमारे अखबार जिस चीज को बता रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफरेंसेस ज्यादा हैं और हमारे और सऊदी अरब के इतने डिफरेंसेस नहीं हैं, या ओआईसी में हमारी साख हमारे पड़ोसी मुल्कों से ज्यादा हो गई जबकि वो तो शुद्ध इस्लामिक मुल्क हैं और हम तो एक सेकुलर कंट्री हैं। तो ये धर्म का आर्ग्यूमेंट भी राष्ट्र की अवधारणा पर बहुत ज्यादा सटीक नहीं बैठता है। ज्योग्राफिकल फीचर अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप रोड से जाएं, आप ट्रेन से जाएं कहीं पर, आप ये देखेंगे कि राज्यों की तो बात छोड़ें, आप मतलब इवन गांवों के भी जो डिविजन्स हैं वो किसी मेड़ से, किसी नदी से, किसी नाले से, किसी पर्वत के एंड से, किसी प्रारंभ से, ज्योग्राफिकल फीचर्स सदैव प्रासंगिक रहे हैं टेरिटोरियल डिवीजन करने में। लेकिन ये अपने आप में इसेंशियल फीचर नहीं है। ये इसेंशियल फीचर क्यों नहीं है कि हमने ये देखा है कि देशों की, राष्ट्रों की बाउंड्रीज एक्सपेंड हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। हम ये कहते हैं कि कभी हमारा हिंदू कुश पहाड़ियों के परे तक, हिमालय से परे तक हमारा
राज्य था, समुद्र पार करके फलाना राष्ट्र था, सिकुड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन भी, बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऐसे हैं। जर्मनी और फ्रांस के इतिहास को जो लोग नजदीक से देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, अल्सास और लॉरेन तो ऐसी टेरिटरीज हैं जहां के लोगों को कभी ये पता ही नहीं रहता कि वो जर्मन है या फ्रेंच है। वर्ल्ड वॉर तक या फॉर्मेशन ऑफ द यूएन तक उन लोगों को कभी बेचारों को ये समझ में नहीं आया कि वो साल में कितने महीने जर्मनी के हिस्से रहे और साल में कितने महीने वो फ्रांस के हिस्से रहे। तो इस तरीके की, जिसको दया जी कहते थे कि दी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैव बीन वेरी फ्लूइड, वो बहते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स भी किसी राष्ट्र की आवश्यक घटक नहीं है और हम ज्योग्राफिकल फीचर्स के आधार पर भी राष्ट्रों को डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न घूम करके यही आता है कि फिर भारतीय राष्ट्रीय चेतना अथवा राष्ट्रवाद को किस प्रकार समझा जाए। ये पांचों चीजें तो आपने कहा कि अंडर क्रिटिसिज्म है, इनमें से कोई चीज आधार बनती नहीं। और भारत में तो आपने, मतलब हम जितना भारत का इतिहास सामान्य रूप से देखते हैं, जानते हैं, उसमें ये पांचों चीजें ही रेनन ने इनकी आलोचना भी की और हम इस आलोचना से सहमत होने को हमारा जी करता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत के ऊपर ये सारी की सारी चीजें लगती हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि यदि 1947 से पहले राष्ट्रवाद नहीं था, हम ये मान लेते हैं कि राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज नहीं थी, तो एक प्रश्न क्या उठता है यहां पर कि यदि 1947 से पहले राष्ट्रवाद नहीं था तो व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन की व्याख्या कैसे करेंगे? हाउ वॉज इट अ नेशनल मूवमेंट? आप कहते हैं ना नेशनल मूवमेंट था, और 47 से पहले अगर वो नहीं था तो आप कैसे ये कहेंगे? 47 के बाद था या नहीं था वो अभी भी विषय है, लेकिन 47 से पहले तक, क्योंकि 47 हमारे लिए एक बड़ा पिवोटल पॉइंट है, तो आप राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या कैसे करेंगे? और यदि था, भारत राष्ट्र के रूप में मौजूद था, तो फिर आज आपके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? फिर राष्ट्रवाद का प्रश्न नए सिरे से क्यों उठने लगता है? अंग्रेज इतिहासकार, खासतौर से जिनका संबंध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से था, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही भारत के बारे में। उन्होंने कहा, देखिए 47, मैंने 47 को पिवोटल पॉइंट ऐसे ही नहीं लिया, मतलब क्योंकि 47 के बारे में वो भी मेंशन करते हैं, क्योंकि 47 में हम आजाद हो गए, उनसे हम मुक्त हो गए अंग्रेजों से। वो ये कहते हैं कि देखिए, भारत जैसी वस्तुतः कोई चीज थी नहीं, आप जिसको भारत कहते हैं या कहना पसंद करते हैं। जॉन सीले नाम के एक इतिहासकार ने क्या कहा कि भारत जिसको आप कहते हैं वो एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, भौगोलिक अभिव्यक्ति। भारत जैसी कोई चीज है नहीं। ठीक उसी प्रकार जो आज के सिविक नेशनलिस्ट कह रहे हैं ना कि वो एक मानसिक भ्रम है, मानसिक इमेज है। इंडिया इज अ नेशनैलिटी इज अ वल्गर एरर। मतलब सीले ने ये शब्द इस्तेमाल किया, उसने कहा कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना वल्गर एरर है। वल्गर का मतलब बड़ी, जिसको कहते हैं निम्न कोटि की, तुच्छ, मतलब ये इस प्रकार की एक बड़ी त्रुटि है अगर कोई सोचता है कि भारत कोई राष्ट्रीयता है। इंडिया इज नॉट ए पॉलिटिकल नेम। भारत कोई राजनीतिक नाम नहीं है, केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। भौगोलिक क्षेत्र को आप जैसे इंडिकेट कर देते हैं ना, कुछ इस प्रकार की चीज है। बाकी राष्ट्र जैसी कोई चीज भारत के साथ में है नहीं। अनेक राष्ट्रों का प्रदेश, आप टेरिटरी की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भारत तो अनेक राष्ट्रों का प्रदेश है और